काफ़ी सारे इवेंट्स हैं राइट, और इन इवेंट्स को याद रखना उतना ही मुश्किल। क्यों ना इस मुश्किल जर्नी में मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज़ आसान कर दूं। आइए आज के एपिसोड में यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में लगाएं, समझने की कोशिश करें कि आखिर ये इवेंट्स किस प्रकार से टाइमलाइन में फिट होते हैं, किस तरीके से ये इवेंट्स एक ही कहानी में पिरोए जा सकते हैं। बात है 15वीं सेंचुरी की। यूरोप में आपको यहाँ बहुत सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगे जो कि ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इंडिया के साथ व्यापार किया करते थे। इनका रूट नॉर्मली मेडिटेरियन सी से होते हुए पर्शियन गल्फ और रेड सी से होते हुए भारत पहुंचने का था। लेकिन अब यहाँ पर एक नए एम्पायर का कब्जा था जिसे हम कहते थे ऑटोमन टर्किश एम्पायर। ऑटोमन टर्क्स अपनी टेरिटरी से गुजरने वाले हर व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी या टैक्स कलेक्ट किया करते थे। काफ़ी हद तक यूरोपियन स्टेट्स के लिए भारत जैसे ईस्टर्न देशों के साथ व्यापार करना महंगा पड़ रहा था और इसी वजह से वो नए रूट की तलाश में थे। 1498 में आप यहाँ पर एक तरीके से साउथ अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुँचते हुए देखेंगे वास्को डी गामा को, एक पुर्तगाली जो जितना खर्चा करके भारत आया था उससे 60 टाइम्स ज़्यादा तो उसे प्रॉफिट हुआ। लेकिन 16वीं सेंचुरी में अब यहाँ पर इंडिया के साथ जो व्यापार हो रहा था, उसका जो प्रॉफिट था, उसकी खबरें दूसरी यूरोपियन कंट्रीज तक भी पहुँचने लग गई। आप यहाँ पे नीदरलैंड्स, डेनमार्क के जो डच ट्रेडर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर इंडिया और इंडिया जैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हुए देखेंगे। अब ये जो खबर है जब डच व्यापारियों तक पहुँच रही है तो डच व्यापारी भी आपको 1602 में भारत आते हुए दिखेंगे। ब्रिटेन में जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको हम मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते हैं। यही कंपनी जो है आगे चलकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रानी क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर साइन करवाया 1600 यानी कि 1600 में। चार्टर एक प्रकार का परमिशन लेटर होता था जो कि परमिट करता था, अलाउ करता था ईस्टर्न देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अपनी रानी से तो परमिशन ले ली, बट भारत के राजाओं के साथ क्या? बात है 1608 की। इस समय मुगल सल्तनत का राजा जहांगीर रूल कर रहा था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पैरवी करते हुए आपको एक व्यक्ति आता हुआ देखने को मिलेगा। ये है विलियम हॉकिंस, जो बहुत स्मार्ट था। ये पीछे से ही फारसी भाषा सीख कर आया था ताकि जहांगीर के ऊपर एक फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो कमाल का इस्टेब्लिश कर सके। सबसे पहली फैक्ट्री या ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया सूरत में। इसी के साथ साथ मछलीपट्टनम ले लीजिए आप, इसी तरह से बालासोर उड़ीसा, आप यहाँ पर अहमदाबाद, बारूच जैसी जगहों से भी इन्हें व्यापार करते देखेंगे। धीरे धीरे करके भारत के बहुत सारे किंगडम्स के राजा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे, जैसे कि गोलकोंडा के राजा के द्वारा दिया गया गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान जो कि कहता था कि न कि सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मछलीपट्टनम से व्यापार कर सकती है, बल्कि सालाना सिर्फ 3000 रुपये देकर पूरे साल मछलीपट्टनम का जो पोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकती है। आप यहाँ पर 1651 में बंगाल में भी ब्रिटिशर्स की एंट्री होते देखते हैं। इन्हें परमिशन मिली हुगली नदी से व्यापार करने की। बॉम्बे जो कि पोर्तुगीज के कंट्रोल में था वो भी ब्रिटिशर्स को मिल गया जब पुर्तगाल की प्रिंसेस का विवाह ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स के साथ हुआ। औरंगजेब की डेथ होते होते यानी कि 1707 तक आप यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स बनते हुए देखेंगे। एक यहाँ पर ऑब्वियसली फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो कि आप मद्रास में देख सकते हैं, एक बॉम्बे में आप देखेंगे, और इस समय तक आते आते तो बंगाल के कैलकाटा में भी फोर्ट विलियम्स बन गया था। यहाँ पर मुगल सल्तनत के ही जो नवाब्स हैं या सूबेदार हैं या प्रोविंशियल हेड या गवर्नर, आप जो उन्हें कहना चाहें, वो अब अपनी मनमानी करने लग गए थे। उन्हें जो प्रोविंसीज एडमिनिस्टर करने के लिए दी थी वहाँ पर वो अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी कर लेते। ऐसा ही एक स्टेट था बंगाल। मुर्शिद कुली खान जो कि नवाब के रूप में चुना जरूर गया था, बट उसने फिर वो पोजीशन छोड़ी ही नहीं। बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक शॉर्ट टेम्पर्ड नवाब था। उसे यहाँ पर सुनने को मिला
कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स तो बनाया है, पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अब पूरे कलकत्ता को फोर्टिफाई करने में लगे। वो यहाँ पर कलकत्ता पहुंचता है और फोर्ट विलियम्स जो है उसको सीज कर लेता है। कहते हैं कि फोर्ट विलियम्स में उस दिन 146 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी मौजूद थे, जिसमें से 123 की सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई। इसकी खबर मद्रास पहुंची। मद्रास हेडक्वार्टर था। वहां से सेना तैयार की गई और सेना का मुखिया बनाया गया एक और कैरेक्टर को, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और उसने ये पाया कि यहाँ पे बंगाल में सिराजुद्दौला को उसके खुद के मंत्री ही पसंद नहीं करते, बल्कि उनमें से तो एक सिराजुद्दौला की ही सेना का सेनापति, कमांडर इन चीफ, जिसे हम मीर बख्शी भी कहते हैं, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर खुद यहाँ नवाब बनने के सपने देखता था। काफ़ी सारे लोकल ट्रेडर्स, मर्चेंट्स भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। जब रॉबर्ट क्लाइव को ये समझ आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने उन सारे ओपोनेंट्स को अपने पाले में ले लिया। अब यहाँ पर होगा युद्ध, बैटल। इस बैटल को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुई। लेकिन ये जो बैटल थी ना, ये भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध मानी जाती है जो कभी लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि ये बैटल जो थी, इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट है, वो पहले से ही तय था। सिराजुद्दौला के हारने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, आप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनते देखते हैं। किसकी मदद से? रॉबर्ट क्लाइव की मदद से। जो मीर जाफर था ना, ये उम्र में बहुत बूढ़ा था। वो काफ़ी इरिटेटेड रहता था रॉबर्ट क्लाइव की हर तरह की दखलंदाजी में। ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे मीर जाफर से परेशान हो चुके थे। बूढ़ा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है इसको, बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं वो ड्यू चल रही थी, जो कि मीर जाफर ने वादा किया था कि वो कंपनी को देगा। अब जब मीर जाफर जो है उसमें इंटरेस्ट थोड़ा खोने लगा, तो यहाँ पे कंपनी के जो लोग थे वो किसी नए व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो कि नया नवाब बन सके। और तब एंट्री होती है मीर कासिम की। लेकिन मीर कासिम जो था वो पपेट नहीं था, ही वॉज वेरी स्मार्ट। उसे दिखता था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ नहीं किया, मीर कासिम को हटाया और मीर जाफर को 1763 में एक बार फिर से यहाँ पे नवाब बना दिया। क्या मीर कासिम इस इंसल्ट को सहेगा? बिल्कुल नहीं। वो गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, वो गया मुगल सल्तनत के राजा शाह आलम सेकंड के पास कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल ये अवध के साथ हो सकता है, कल ये यहाँ पे मुगल सल्तनत के राजा के साथ भी हो सकता है। तो क्यों ना हम सब एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों। और इस तरह से युद्ध होगा 1764 का, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। एक तरफ 3 पावर्स, एक तरफ ब्रिटिशर्स, लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए। तब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका लाता है। उसने यहाँ पर क्या किया, एक तरफ होगा नवाब, एक तरफ होगा डिप्टी नवाब। नवाब यहाँ पर मुगल सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, लेकिन डिप्टी नवाब के हाथ में होगा रेवेन्यू। डिप्टी नवाब के हाथ में यहाँ पर होगी जुडिशरी, फौजदारी, पुलिस, सब कुछ। ये डिप्टी नवाब जो है ये सिर्फ नाम का है, क्योंकि इसके पीछे बैठकर रूल करेगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1769 में कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी का बहुत बड़ा भांडा फूट जाएगा। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन की गुजारिश की। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हलचल मच गई, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। इतना सारा पैसा वो अपने घर लेकर जाते थे कि वो बहुत लंबी लंबी छुट्टियां मनाते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर एक सीक्रेट कमेटी बैठाई जो कि ये सारी चीज़ों की जानकारी निकाल के लाएगी। सीक्रेट कमेटी ने जब रिपोर्ट जारी की तब पता चला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रजिस्टर होके ईस्टर्न देशों में जाते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे जाके अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड सेटअप करते हैं। तो इतने साल, मैं 1769 की बात कर रही हूँ, लगभग 150 साल से भी ऊपर भारत में या ईस्टर्न देशों में कंपनी मौजूद थी, लेकिन आज तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे रेगुलेट नहीं किया। पर अब यहाँ पर फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट करेगी। यानी कि 1773 से 1853 के बीच आपको यहाँ पर बहुत से चार्टर एक्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, जिन्हें जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें समझ आता है कि हर एक एक्ट जो था वो कंपनी का कंट्रोल इंडिया में कमज़ोर कर रहा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन की रानी का कंट्रोल बढ़ा रहा था। लेकिन भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके पॉलिटिकल एक्सपेंशन करती जा रही थी, और वो भी बैटल्स और वॉर्स के थ्रू।
यहाँ पर अगर हम इन बैटल्स वॉर्स की थोड़ा सा सीरीज़ को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ साउथ में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको एक साइड किया गया एंग्लो फ्रेंच वॉर के ज़रिए। 4 एंग्लो मैसूर वॉर भी देखते हैं। मैसूर स्टेट जो है वो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। मराठास के साथ भी 3 युद्ध हुए जिसे हम एंग्लो मराठा वॉर्स कहते हैं। इसी तरह से 2 एंग्लो सिख वॉर के ज़रिए सिख एम्पायर को भी कैप्चर कर लिया गया। सिंध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ 1843 तक आते आते। यही नहीं, हैदराबाद जो था जिस पर निज़ाम्स रूल करते थे उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया। अवध ने भी यहाँ पर सरेंडर किया। पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स जिन भी एरिया में अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे वहाँ पर वो अपने ही हिसाब के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स भी लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट। साउथ के हिस्सों में आपको रैयतवाड़ी देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्सों में आपको महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा। इस तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो थे वो यहाँ पर किसानों के लिए काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव साबित हुए। यही नहीं, आप यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी जंगलों से बाहर निकालते देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे जंगलों को साफ करके कमर्शियल खेती करना चाहते थे, प्लांटेशंस लगाना चाहते थे। अब यही किसान, यही ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ इस दौरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करती हुई भी नजर आएंगी। दौर भी है जिस दौरान आपको यहाँ पे बहुत से सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जो सती प्रथा को अबॉलिश कराने में कामयाब होते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो जिनको आप देखेंगे कैसे वो हिस्ट्री जो थी भारत की उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इंडियंस अपने पास्ट, अपने ओरिजिन को लेकर प्राउड महसूस कर सकें। हेनरी वेवियन देरोजियो जो एंग्लो इंडियन थे लेकिन भारत को ही अपना देश मानते थे। या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को लाने में सहायता की। समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी बहुत सी आवाज़ें उठी, जैसे कि ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग, ददोबा पांडुरंग। एक नई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आते हुए देखेंगे जिसका नाम था डलहौसी। डलहौसी यहाँ पर इस्तेमाल करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, यानी कि अगर एक स्टेट के राजा के पास अपना बायोलॉजिकल सन या नेचुरल हायर नहीं है तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाता है। आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिनके साथ ये घटना होती हुई देखेंगे। उन्हीं में से एक झांसी भी था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नई राइफल्स लाई जा रही हैं जिनको हम एनफील्ड राइफल्स कहते हैं। उनमें जो बुलेट यूज़ होती थी उसके ऊपर जो कवर था, उसके ऊपर जो कार्ट्रिज था, उसको यहाँ मुंह से टीयर करके उसके बाद उस बुलेट को रिफिल में फिल किया जाता था, लोड किया जाता था। लेकिन उस कार्ट्रिज के ऊपर आपको यहाँ पर ऑयल देखने को मिलेगा, लुब्रिकेंट देखने को मिलेगा जो बुलेट के चारों तरफ लगा है। अब इस लुब्रिकेंट के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एनिमल फैट है। और फिर हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो शुरू तो किया था सिपाहियों ने, लेकिन इसमें बहुत सारे रूलर्स शामिल हुए। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसे एक छुटपुट गद्र का नाम दिया ताकि ये इंस्पिरेशन ना बने। रिवोल्ट के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता हुआ देखेंगे। इस एक्ट के तहत यहाँ पे कंपनी का जो रूल है वो खत्म कर दिया गया और अब भारत पर आता है क्राउन रूल। अब से भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो यहाँ पर ब्रिटेन की जो रानी है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो एक वाइसरॉय की तरह होगा। एक तरफ वाइसरॉय है, एक तरफ ब्रिटेन की रानी है और बीच में जो ब्रिज का काम करेगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक तरफ आपका वाइसरॉय है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। आप देखेंगे चाहे वो 1861 का एक्ट हो, चाहे वो 1892 का एक्ट हो, आपका 1909 का एक्ट हो, इन सभी एक्ट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उसमें मेंबरशिप को बढ़ाया जाएगा। इनडायरेक्टली इंडियंस को ऐड किया जाएगा, लेकिन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ एक जरिया था भारतीयों को ये महसूस कराने का कि हम आप पर रूल कर रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर रूल करना चाहते हैं। बट रियलिटी क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल ज़रूर है बट इसके पास कोई पावर नहीं है। खैर, यहाँ पे अब अंग्रेज़ी भाषा भारत में आ ही गई है तो ये एक माध्यम बनेगी जिसकी मदद से यूरोप में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़, जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो हम तक भी पहुँच पाएंगी। और इसी तरह से भारत के पढ़े लिखे वर्ग ने भारत की कंडीशंस को यहाँ पर अंग्रेज़ों से यानी कि इंग्लैंड से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे,
ये इनिशियली यहाँ पर एकदम से रोड पर उतरते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इनका पहला तरीका होगा ब्रिटिशर्स से बात करने का, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने का और उनसे उम्मीद करने का कि यहाँ ब्रिटिशर्स उस पर काम ज़रूर करेंगे। इन पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को हम मॉडरेट्स कहते हैं। 1885 में आप यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होते हुए देखते हैं। इसमें कुछ बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और आगे चलकर तो आपको लोकमान्य तिलक जैसे लीडर्स, लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स भी इसमें शामिल होते हुए। ये वो दौर है जिस समय नेशनलिज्म की भावना भी उजागर हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत बंगाल से ही होती है। जैसे सबसे पहला रीजनल लेवल का एसोसिएशन बंगाल में ही बना। यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी इनिशियली बंगाल में ही दिखने लग गए। बंगाल को वीक करना होगा, बंगाल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सीड करना पड़ेगा जिसमें इंडियंस बिजी हो जाएं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की करतूतों के ऊपर फोकस ही ना करें। इसीलिए कर्जन ने तय किया कि वो बंगाल का पार्टीशन करेगा। पार्टीशन के तुरंत बाद यहाँ पे कर्जन ने ये भी अनाउंसमेंट की कि पूरे भारत में, पूरे ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी प्रोविंसीज थी उनमें से एक भी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, और इसी वजह से उसने यहाँ पर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाई है। डिवाइड एंड रूल, इसे भी हमने अपोज किया स्वदेशी मूवमेंट की सहायता से। यहाँ पे नए लीडर्स सामने आते हैं, हम इन्हें कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये यहाँ पर P3 फॉर्मूला पर फोकस नहीं करते। इनका मानना है कि सिर्फ पेटिशन दायर करके कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमें फोर्स दिखानी पड़ेगी, हमें यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। कौन है ये? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स हैं। इसी बीच आप यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 भी होता हुआ देखेंगे। ये दौर वो भी है जब आप गांधी जी को भारत आते देखेंगे 1915 में। इस समय वो भारत में यहाँ पे लोगों को अपने आइडियाज समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो सत्याग्रह समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच गांधी जी छोटे छोटे मूवमेंट्स भी कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, और ये सक्सेसफुल हुए। धीरे धीरे करके आम लोगों को गांधी जी पर ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। मुस्लिम लीग जो है वो भी अब पिक्चर में हमें नजर आने लगी है। इसी बीच क्या होता है? इसी बीच आप यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भारत के बाहर से कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस को एक्टिव होते देखते हैं, जैसे कि गदर पार्टी। उन्होंने प्लान किया कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बिजी है और पीछे से हम यहाँ पर एक आर्म्ड रिवोल्ट भारत में करेंगे, इससे ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो हमें आज़ाद कर देंगे। लेकिन गदर पार्टी का ये पूरा आर्म्ड रिवोल्ट का प्लान जो है ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स के सामने खुल गया और वो लेकर आए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1915 में यहाँ पर किसी के ऊपर भी अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को शक होता है तो वो बिना उसको कारण बताए जेल में डाल सकते हैं, बिना वकील, बिना दलील के उसको जेल में डाल सकते हैं। अब ये टेम्पररी एक्ट था, लेकिन भारत में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1, यहाँ पे ऑब्वियसली यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही खत्म होता है तो ब्रिटिशर्स को इस एक्ट में बड़ा मज़ा आ गया। दे आर लाइक बढ़िया एक्ट है, इसको परमानेंट कर देता है। तो इसको नए रैपर में लपेट के रॉलेट एक्ट के रूप में लाने की कोशिश की गई। गांधी जी का कहना था कि ये ब्लैक एक्ट है और हम इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। आपको यहाँ पर इस डिसोबे मूवमेंट के दौरान अमृतसर में बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ ऑर्डर दे रहा है कि सिपाहियों अंदर घुसो। एक ही गेट था, उसको बंद किया गया और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। गांधी जी समझ गए थे कि एक जगह यहाँ पर आग उलगी है तो बहुत सारी जगह ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स होंगे और उन्होंने तुरंत डिसोबे मूवमेंट को रद्द कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का सपोर्ट करने की वजह से ऑटोमन टर्किश एम्पायर को ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से सजा दी गई। इस एम्पायर का एक राजा होता था खलीफा, जो कि मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस हेड भी था। यहाँ पर खलीफा को ऑटोमन टर्किश एम्पायर के राजा की पोस्ट से हटा दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में आपको बहुत से मुस्लिम्स भड़कते दिखेंगे। उसका एक रिजल्ट भारत में भी आप देखेंगे। शौकत अली और मोहम्मद अली की लीडरशिप के अंडर भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कहलाया खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने भी इसे अपना सपोर्ट दिया, बट इसी के पैरेलल उन्होंने भी ठानी कि मैं भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। गांधी जी ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, सत्याग्रही बन के बैठे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से लाठी चार्ज हो रहा है, पर गांधी जी ने कहा है कि रिटेलिएट नहीं करना क्योंकि
वो जो अटैक है वही उनको रियलाइज़ करवाएगा उनकी गलतियाँ। तो वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो हम दबा कर बैठे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि स्वराज मिलेगा, गांधी जी ने कहा है। लेकिन 1922 में फरवरी के महीने में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इंसिडेंट हुआ, चोरी चोरा। एक जगह हिंसा भड़की है तो पूरे देश में भड़क जाएगी, एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत रद्द कर दिया। अब यहाँ पर इस बात पर विचार शुरू हो गया था कि ठीक है, हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद कैसा दिखेगा? जैसे कि M.N. रॉय का कहना था कि भारत कम्युनिस्ट बनना चाहिए। वहीं आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स को आते देखेंगे जो कि यहाँ पर सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। 1927 में यहाँ पर एक कमेटी आई जिसका नाम था साइमन कमेटी। यह जो कमेटी थी ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट भारत में चल रही थी उसको रिव्यू करने के लिए आई थी और उसके बेस पर एक तरीके से फीडबैक देने भी आई थी कि क्या चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब ये भारत के फ्यूचर के बारे में बताने वाली थी, लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से साइमन कमेटी का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिकनहेड का कहना था कि सब लोग यहाँ पर आज़ादी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, इन भारतीयों में कोई है ऐसा जो कि वाकई में एक आज़ाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट क्रिएट करके दिखा सके और उसके ऊपर हर किसी की रजामंदी हो? तब जाके मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने यहाँ पर एक ड्राफ्ट रेडी किया जिसको हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो यहाँ पर अपने कुछ पॉइंटर्स इसमें ऐड कराना चाहते थे, जैसे कि वो चाहते थे कि सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की हो। तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा जो है वो भी इस तरह की डिमांड्स लेकर आ रही है। तो वाकई में नेहरू रिपोर्ट जो है उसके साथ सब अग्री नहीं कर पाया। नेहरू रिपोर्ट में एक पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस का, कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो आज़ाद तो होगा लेकिन स्टिल सोवरियन पावर ब्रिटिश क्राउन की ही होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली कलकत्ता में 1928 में जब यहाँ पर कांग्रेस की ही रजामंदी, कांग्रेस के ही अप्रूवल के लिए इस रिपोर्ट को पेश किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जो थे उन्होंने इस डोमिनियन स्टेटस के पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। पर ये जो फाइट थी ये ओल्ड और यंग जनरेशन के बीच में थी। एक समझौता किया गया। समझौता ये था कि ब्रिटिशर्स को 1 साल दिया जाएगा। अगर अगले 1 साल में यहाँ पर ब्रिटिशर्स भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए अग्री नहीं होते, तब डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को ड्रॉप करके पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा जाएगा। और हुआ वही। 1 साल बीत गया। 1929 के लाहौर सेशन में आप यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास होता देखेंगे। इस लाहौर सेशन में ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम भी दिया गया कि उनके पास बस कुछ ही महीने हैं, बल्कि डेट फिक्स कर दी गई कि 26 जनवरी 1930 को हम भारत की आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स के पास बस उतना ही समय है भारत को आज़ाद करने का। अफसोस 26 जनवरी भी आई लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के यंग नेता थोड़े हताश हुए और फिर गांधी जी ने कमान संभाली। 30 जनवरी 1930 को उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने 11 डिमांड्स रखी, जिसमें सॉल्ट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता है उसे हटाने की डिमांड थी, लीकर बेचने पर पूर्ण रूप से प्रोहिबिशन की डिमांड थी, यहाँ पर कुछ पोर्ट्स जो हैं भारतीय व्यापारियों के लिए भी प्रोटेक्ट किए जाएं। इस तरह की 11 डिमांड्स गांधी जी के द्वारा ब्रिटिशर्स के सामने रखी गई और उन्होंने कहा कि अगर इन डिमांड्स को नहीं माना गया तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा। उस समय भारत का वाइसरॉय था अरविंद, उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और रिजल्ट क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हुई डांडी मार्च से। नमक को इसका सिंबल चुना गया क्योंकि नमक जो है वो यहाँ पर घर घर में पाया जाता है, एक कॉमन चीज़ जिससे सभी लोग कनेक्ट और रिलेट कर सकें। पैरेलली मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर साइमन कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी और अरविंद ने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि अगर इंडियंस को इतनी ही प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंटर से, रिकमेंडेशन से, तो मैं यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा, आप वहाँ पर आ सकते हैं और रिकमेंडेशंस पे चर्चा कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी जिसको कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। अरविंद पे प्रेशर था। अब वो गांधी जी के पास जा रहा है और गांधी जी से नेगोशिएट कर रहा है, साइन कर रहा है गांधी अरविंद पैक्ट।
इसको हम यहाँ पे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब गांधी जी लंदन पहुँच गए हैं। वहाँ पर अलग अलग ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। आप यहाँ पे दलित से भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। मुस्लिम्स भी आए हैं, महिलाएं आई हैं, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, बहुत लोग आए हैं। और वहाँ पर महात्मा गांधी ने एक बात कह दी कि मैं महात्मा गांधी भारत से आया हूँ और भारतीयों को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत तमाशा हुआ। मुस्लिम्स ने कहा नहीं सर, आप यहाँ पर मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, हम मुस्लिम लीग वाले हैं। हिंदू महासभा भी उठ खड़ी हुई और ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने आए थे वो फाइट करने लग गए। से हताश होकर महात्मा गांधी भारत आते हैं और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लॉन्च करने की सोचते हैं, बट ऐसा हो पाता उससे पहले उनको नए वाइसरॉय विलिंगटन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में चर्चा हो चुकी है, साइमन कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और सारी रिकमेंडेशंस के आधार पर आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आते हुए देखेंगे। इसका भी बहुत विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। लेकिन इस बार कांग्रेस का विरोध करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि हम इसको विरोध करेंगे और इसे अपने मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे, कि हमारा जो घोषणा पत्र है उसी में हम ये लिखेंगे कि हम इस एक्ट के खिलाफ हैं और हम 1937 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रिटिश इंडिया की 11 में से 8 प्रोविंसीज में आप कांग्रेस की सरकार आते हुए देखते हैं, जिसमें से 5 जो थी उसमें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कांग्रेस आई और बाकी में कोएलिशन की मदद से। 1937 के जो ये इलेक्शन थे, इसके बाद भारत के बहुत बड़े हिस्से ने एक डेमो देखा कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो किस तरीके से वो रूल किया जाएगा। 1939 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी और रशिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया। और न कि सिर्फ डिक्लेयर किया बल्कि यहाँ पर भारत को भी इसमें घसीट लिया। यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर एक ऑफर ब्रिटिशर्स के सामने रखा। उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने एक ऑफर रखा। इसे हम वार्धा रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इसके अंडर यहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि क्यों ना आप सब ब्रिटिशर्स हमें आज़ाद कर दें अभी के अभी इमीडिएटली, और हम आज़ाद भारत के रूप में ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम यहाँ पर आज़ाद भारत का संविधान बनाएंगे जिसमें आप हमारी मदद कीजिएगा। इस ऑफर को ब्रिटिशर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। लेकिन ये जो पीरियड है वर्ल्ड वॉर 2 का, ये हमारी भारत की आज़ादी में एक कैटलिस्ट का काम ज़रूर करेगा। पैरेलली मुस्लिम लीग को भी यहाँ पे लगने लगा था कि कांग्रेस इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रही है और भारत के आज़ाद होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। तो उन्होंने भी 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें उन्होंने पार्टीशन की मांग की, पाकिस्तान की मांग की। अब होती है वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की एंट्री जापान के खिलाफ और अमेरिका ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि इंडिया को पार्टिसिपेट करवाओ। ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडियंस को अपीज करने के लिए ऑफर पर ऑफर लाते रहे, जैसे कि 1940 का ऑगस्ट ऑफर या 1942 का क्रिप्स मिशन। इन सब में बार बार डोमिनियन स्टेटस की ही बात हो रही थी कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर लो, बाद में हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तुम्हारा संविधान बनाने में मदद कर देंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस की मांग तो हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन से उम्मीदें बहुत थी लेकिन वो भी चूर चूर हो गई। तो अब गांधी जी फिर से कमान संभालेंगे और 1942 में शुरुआत होगी क्विट इंडिया मूवमेंट की। इससे जुड़ा हुआ भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आप यहाँ पर 8 अगस्त को उसकी सारी की सारी तैयारी होते हुए देखेंगे। तय किया गया था कि हम 10 अगस्त को मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख को कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में पकड़ के डाल दिया गया ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट हो ना सके। बट आप जानते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के बिना भी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और इसको लीड किसने किया? आम जनता ने। वही आम जनता जो अब अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गई थी, लेकिन 1943 में फेमाइन के चलते लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। हम अभी भी उसी डेडलॉक में फंसे हुए हैं। हम पहुंच गए हैं 1944 में। अभी भी वही डेडलॉक, ब्रिटिशर्स डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और एक और डेडलॉक है पार्टीशन का।
कांग्रेस पार्टीशन के फेवर में नहीं है, मुस्लिम लीग को पार्टीशन के साथ आज़ादी चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे नेता आए जिन्होंने यहाँ पर तरीके बताए इस डेडलॉक से निकलने के, जैसे राजगोपालाचारी। उन्होंने कहा कि अभी हमें भारत को आज़ाद करने पर फोकस करना चाहिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। जब भारत आज़ाद हो जाए तो उसके बाद हम पार्टीशन के बारे में सोचें। इसी बीच आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर जाते हुए देखेंगे। वो गए जर्मनी, हिटलर से भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर मांगे और मुक्ति सेना बनाई, और फिर वो घूमकर आएंगे जापान। यहाँ पर वो INA के यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के नेता बनेंगे। यही इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पर अंडमान निकोबार, म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है और ब्रिटिश सेना को पुश करती हुई जाती है। ये पूरा सपोर्ट यहाँ पर जापान की तरफ से इस आर्मी को मिल रहा था। लेकिन 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका गया तो जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 से विड्रॉ कर लिया, और इसी के साथ INA के सिपाही जो हैं वो भी वीक पड़ गए और ब्रिटिश फोर्सेस से उन्हें पकड़ लिया। यही इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पर अंडमान निकोबार, म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है और ब्रिटिश सेना को पुश करती हुई जाती है। ये पूरा सपोर्ट यहाँ पर जापान की तरफ से इस आर्मी को मिल रहा था। लेकिन 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका गया तो जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 से विड्रॉ कर लिया, और इसी के साथ INA के सिपाही जो हैं वो भी वीक पड़ गए और ब्रिटिश फोर्सेस से उन्हें पकड़ लिया। INA के सिपाहियों की ट्रायल शुरू होती है और इसका विद्रोह पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटिशर समझ चुके हैं कि भारत के ऊपर रूल करना, कंटिन्यू करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब पावर शिफ्ट भी आ गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में नए देश जैसे अमेरिका जो है वो अब राइज हो रहा है। अब ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द भारत से बाहर निकलना चाहते हैं और वो लेकर आते हैं कैबिनेट मिशन। कोशिश यही की गई कि पार्टीशन जो है उसको अवॉइड किया जा सके, लेकिन मुस्लिम लीग अब भी तैयार नहीं थी। फाइनली आप यहाँ पर भारत में लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन को आते हुए देखते हैं, जो कि एक प्लान लेकर आएगा, माउंटबेटन प्लान, क्योंकि अब समझ आ गया था कि पार्टीशन अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पार्टीशन होगा इंडिया और पाकिस्तान का, और इसी के साथ भारत आज़ाद होगा। ये था एक ओवरव्यू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।